भारतीय इतिहास भाग 1 क्लास 12 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था, इस पे चर्चा करने चल रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ देखोगे लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है इस पर एक बार हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आपको समझा देते हैं कि देखो बेटा, जब ईसा मसीह जी पैदा होते हैं तब हम ईस्वी को मानते हैं कि एक ईस्वी तब थी। उसके जब हम पीछे चलते जाते हैं उसे ईसा पूर्व बोलते हैं, और जब हम उसके आगे चलते जाते हैं उसे ईस्वी बोलते हैं। जैसे आप देखो पुरातत्व काल से जब पहले से मानते हैं, जब इंसान देखो इंसान ऐसे सबसे पहले जंगलों में रहता था, जंगलों से रहते रहते पेड़ों पे रहना शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो क्या करता था, मैदानों में आया, मैदानों से नदियों के किनारे आया, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। इंसान सबसे पहले कबीलों में रहना शुरू किया, कबीलों से रहते रहते गांव बने, गांव से रहते रहते नगर बने, नगर से होते होते एक राज्य बना। तो देखो बेटा, ये राज्य का जो कॉन्सेप्ट है एक बार ऐसा नहीं हुआ कहीं पे एक राज्य बन गया, राज्य धीरे 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 अस्तित्व में आए। तो देखो बेटा, अब जो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या था, मुगल्स है, मुगल्स के बाद अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया आती है। तो जब हमारे यहाँ उनका राज शुरू होता है, धीरे धीरे वही अध्ययन करना हमारे यहाँ के पुरातत्वविद होते हैं और हमारी चीज़ों को अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो जब तुम्हारे में जो पहला टॉपिक है प्रिंसिप ऑफ प्रीदस्सी, उसमें जब तुम पढ़ोगे 1830 के दशक में, 1830 का दशक क्या होता है बेटा, 1820 से लेकर 1830 तक का। तो इस बीच में जो होता है जेम्स प्रिंसेप, ये जो रहते हैं एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहते हैं, जेम्स प्रिंसेप, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालते हैं। देखो लिपि क्या चीज़ होती है बेटा, जो हम बोलते हैं वो भाषा होती है, और जब उसी भाषा को हम लिखते हैं तो एक लिखने की लिपि होती है जिसे हम लिपि बोलते हैं। जैसे हमारी बोलने की भाषा हिंदी है, लेकिन हमारी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। क्लियर बेटा। तो प्रिंसिप को ये पता चलता है कि ढेर सारे अभिलेख पाए गए या शिलालेख पाए गए। अभिलेख क्या होते थे बेटा, अभिलेख वो चीज़ होते थे जो मिट्टी के बर्तन या पत्थर या इस टाइप की जो कठोर चीज़ें होती थी। कठोर चीज़ें जैसे आज तुम देखोगे बहुत से लोग अपने घरों के आगे नेम प्लेट्स लगाते हैं, उसी तरह से उभरे हुए रहते हैं। तो उसी तरह से वहाँ पे अभिलेख या शिलालेख पाए गए जिसपे बहुत सी चीज़ें उभरी हुई थी। उस पर प्रियदर्शी लिखा हुआ था। प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर चित्र वाला राजा, मनोहर राजा। इसका मतलब राजा वो बहुत मनोहर सा होता था, लोग उसको देखने के बाद बहुत ही सुख की अनुभूति करते थे। तो ये चीज़ें, बहुत से अभिलेखों पर अशोक का नाम पाया गया। किसका, अशोक का। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। देखो बेटा, कोई भी शासक को जब हम पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ समझने, वहाँ दिमाग को बहुत खोल के पढ़ना चाहिए। जैसे हमने अभी पढ़ा कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कैसे, क्योंकि जब तुम देखोगे अशोक जो है धर्म के प्रचार के थ्रू बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है। तो सिंपल चीज़ है, आप जिस धर्म के लिए काम करेंगे वो धर्म आपको अच्छा बोलेगा। और भाई महान तो थे ही अशोक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ अशोक महान थे या नहीं थे, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आप पढ़ें हिस्ट्री या किसी भी चीज़ को तो अपने बुद्धि विवेक को खोल कर रखें। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है प्रारंभिक राज। प्रारंभिक राज का मतलब क्या होता है बेटा, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, देखो जो आज महाजनपद, जनपद का मतलब होता है जिला, सिटी, तो महाजनपद कई जिलों को मिलाकर बनाया गया। तो इस जैसे आज हम बात करते हैं, आज हमारे 28 राज्य हैं, तो उस समय जब रहे होंगे तो उस समय 16 राज्य रहे होंगे। तो देखो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, बौद्ध का आगंतुक निकाय है जहाँ पर पहली बार 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में 2 टाइप की राजनीतिक व्यवस्था थी। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है बेटा, वहाँ जो शासन तंत्र चलता था वो 2 टाइप से था। पहला क्या तंत्र था, पहला तंत्र था राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन होना। दूसरा था गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब जैसे आज तुम देखोगे इंडिया भी गणतंत्र है, इंडिया में संविधान है, तो वहाँ पे गणतंत्र का मतलब व्यक्तियों का समूह होता था, कई व्यक्तियों का समूह होता था जो कि राज्य करते थे, तो वो होता था गणतंत्र। दो प्रकार की वहाँ पे शासन व्यवस्थाएं थी। महावीर और भगवान बुद्ध, ये दोनों जो हैं, दोनों इसी गढ़ से कहीं ना कहीं गढ़ से संबंध रखते थे। अब बेटा बात करते हैं, प्रत्येक जनपद की एक राजधानी होती है। जैसे आज देखोगे राज्य होता है, राज्य की अपनी राजधानी होती है, उसी तरह से प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती है। राजधानी की इंपॉर्टेंट होती है। देखो केजरीवाल मोदी लड़ते रहते हैं हमेशा, मोदी कहते हैं हमारी है, केजरीवाल कहते हैं नहीं हमको शक्ति नहीं देते, तो क्या होता है, राजधानी की इंपॉर्टेंट है। पूरे इंडिया में सबसे अच्छी पुलिस महाराष्ट्र की, भी उसके बाद दिल्ली की बोली जाती है। उसका रीज़न क्या है, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो क्या, हमारी राजधानी है ना, राजधानी पे कोई भी कब्जा कर लेगा। तो राजधानी की किलेबंदी होना बहुत ज़रूरी होती थी, क्योंकि राजधानी अगर सुरक्षित है तभी वो राज्य सुरक्षित है। अगर कोई भी व्यक्ति राजधानी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता था तो वो पूरे साम्राज्य पे अपना अधिकार प्राप्त कर लेता था। और देखो बेटा, कहीं भी किला हो गया, राजा हो गया, किसी भी चीज़ को डेवलप होने के लिए
बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी तुम्हारे यहाँ नौकरशाही काम करेगा वो क्या करेगा, पेमेंट चाहिए उसको। भाई किलेबंदी में कितने नौकर होते हैं, देख लो आज मोदी जी को सोचो कितने सुरक्षा में सुरक्षा गार्ड हैं, उनका टैक्स हम लोग अपने पास से भर रहे हैं ना, उनका पैसा देते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो मोदी की सुरक्षा नहीं करते, हमारे पीएम की सुरक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से बेटा उस समय जो राजा होता था, राजा की राजधानी जो होती थी वहाँ पे किलाबंदी होती थी, किलाबंदी में ढेर सारे सैनिक होते थे, अलग अलग टाइप की सुविधाएं होती थी, उन सब चीज़ों को व्यवस्था की जाती थी। अब देखो इसमें क्या चीज़, एक चीज़ और लिखी हुई है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू करी। ब्राह्मणों धर्मशास्त्र ग्रंथ, इसका मीन्स क्या हुआ, बौद्ध हमने पढ़ा, जैन हमने पढ़ा, उसमें क्या चीज़ था, उनके भी अपने ग्रंथ थे। तो इसी तरह से जो ब्राह्मण थे वो भी अपना धर्म ग्रंथ बनाए। धर्मशास्त्र का मतलब जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते थे, किस तरह से हम शासन, किस तरह से हमारे शासन व्यवस्था चलनी, किस तरह से क्या चीज़ें होनी है, तो ये चीज़ें थी। अब उनसे जो ब्राह्मण थे वो पढ़े लिखे वर्ग थे। अब उन्होंने एक अपेक्षा की जो शक्तिशाली वर्ग होता था वो क्षत्रिय होगा और वही राजा होगा, ऐसा उन्होंने अपना दिमाग से धर्मशास्त्रों में लिखा। अब बात करते हैं जो हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट, तुम लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगध। मगध क्यों इंपॉर्टेंट था बेटा, क्योंकि मगध उस समय शक्तिशाली था। अब देखो शक्तिशाली होने के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं कि उसके पास टैक्स आना चाहिए, और जो मगध का एरिया था वो क्या था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया था। बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया होने के कारण वहाँ पे रेवेन्यू बहुत अच्छा आता था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वहाँ पे जंगल थे, जंगलों में हाथी पाई जाती थी, हाथी वो यूज में करते थे। तीसरे, लोहे की खदान होती थी वहाँ पे, लोहे का देखो जिसके पास लोहा उस समय वो क्या करता था, तलवार बनाता था, हथियार बनाता था, वो चीज़ होती थी। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी बेटा, उनकी जो भौगोलिक सीमा रेखा थी, नदी पहाड़, इन सब के कारण कोई दुश्मन हमला नहीं कर पाता था। और नदी और पहाड़ का, नदी का वो लोग उपयोग करते थे मार्ग की तरह, बहुत तेजी से। भाई जिसको सब, अब मान लो तुम ही लोग जहाँ रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, तुम्हें जहाँ तक पहुँचना आसान होगा, सब चीज़ पता है, लेकिन एक बाहर से व्यक्ति आएगा उसको पहुँचने में प्रॉब्लम होगी ना, तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ थी। तो इसलिए मगध साम्राज्य जो था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तुम लोग से क्वेश्चन भी आता कि मगध साम्राज्य इतना सर्वोच्च उत्कर्ष पे था, क्यों? तो बेटा इसीलिए था क्योंकि देखो मगध के मैंने 4 कंडीशंस बताए, 4 कंडीशन में वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी, उसे राजगिरी भी बोला जाता है। राजगिरी क्यों बोला जाता है, राजाओं का घर, वो क्या चीज़ थी, राजाओं का घर थी। इसीलिए बाद में राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया। उसी पाटलिपुत्र का नाम आज के समय में पटना है। पटना से एक फ़ायदा ये हो कि गंगा नदी वहाँ से जाती है, जिसके कारण उन्हें और उपजाऊ भूमि प्राप्त हुई, और गंगा का रास्ता जो है उनके लिए आसान हो गया। गंगा नदी के रास्ते वो लोग आवागमन बड़ी सुविधाजनक तरीके से करते थे। एक आरंभिक साम्राज्य, अभी तक हमने क्या बताया, जनपद बताया, महाजनपद बताया। अब कई महाजनपदों को जो जीत लेता था या जो कई महाजनपदों में शासन करता था उसे साम्राज्य बोले थे। जब तुम पढ़ोगे देखो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद रवैया, तो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद रवैया का मतलब अंग्रेज क्या करते थे, जगह जगह साम्राज्य पर अपना कब्जा करते चलते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 321 ईसा पूर्व में उनका शासन अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उड़ीसा, सोचो कितना लंबा शासन था उनका, चारों तरफ उनकी शासन थे। ये सब चीज़ें। अब मौर्य साम्राज्य को इंपॉर्टेंट क्यों है, मौर्य साम्राज्य हम पढ़ते क्यों बेटा, मौर्य सम्राट 150 साल तक शासन किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े साम्राज्य को 150 साल तक मेंटेन करके रखना। आज आसान लगता है ना बेटा, फ़ोन है, टेलीफोन है, मीडिया है, फैक्स है, लैपटॉप है, सब चीज़ें हो जाती, लेकिन उस समय सोचो जब कोई चीज़ नहीं थी, किस तरह से अपने साम्राज्य को सुरक्षित करके रखते थे। अब हमको पता कैसे चलता है किसी चीज़ के बारे में, तो तुम लोग को हम बताए थे पुरातत्वविद जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शिलालेख अभिलेख का अध्ययन करते हैं। उस समय बहुत से यात्री हमारे यहाँ आते थे, यात्री घूमने आते थे, और बहुत से लोग राजदूत, जैसे आज तुम देखोगे एम्बेसडर, जैसे मेरे एम्बेसडर मतलब क्या होता है, एक देश का राजदूत दूसरे देश में रहता है, वहाँ पर वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी तरह से यूनान का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और आता है वो अपनी बुक लिखता है। तो उसको जब लोग पढ़ते हैं तो पढ़ के समझ में आता है, इंडिका बुक का नाम है उसके, तो जब उसको पढ़ेंगे तो समझ में आता है हाँ भाई ऐसे ऐसे कंडीशंस रही होगी। इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ही विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त कौन थे, जिसको हम चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं। उनकी अपनी एक बुक है जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अशोक पहला ऐसा सम्राट था बेटा जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए
संदेश, प्राकृतिक पत्थर, मतलब क्या करता था, जैसे इसके पहले क्या कंडीशन होती थी, जैसे मान लो आदेश दिए, अब लोगों के पास गया नहीं गया राजा को, उससे राजा ने अपने दरबार में बोल दिया, अब दरबार के लोग उसको दूर तक ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे वो आगे डिपेंड करता था, राजा उसकी क्रॉस चेकिंग करता रहता था। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन अशोक ने क्या किया, अभिलेख और शिलालेखों के माध्यम से जो भी उसके आदेश होते थे उसको वो जगह जगह लगवा देता था, जिससे लोग उसके पढ़ के उसके आदेशों को जानते हैं। जैसे आज देखो मोदी जी हैं, अपने मन की बात करते हैं, उनका जो मन करेगा वो करेंगे, वो सुनेंगे नहीं, लेकिन चलो कम से कम करते तो हैं। तो यही चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें थी। और जो अकबर को इसलिए भी महान कहा जाता था, अकबर सन्यासी, ब्राह्मण धर्म के जो भी अनुयायी थे उनको, और और भी जो धर्म थे उनके अनुयायियों का बहुत आदर पूर्वक सम्मान करता था। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन की बात करेंगे। अब जिसका इतना बड़ा साम्राज्य होगा तो उसमें 5 राजधानियाँ थी। 5 राजधानियों में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और सुवर्णगिरी। देखो इसमें क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी क्या बेटा, उसकी राजधानी जो होती थी वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती थी। पाटलिपुत्र, उसके आसपास का जो एरिया होता था, देखो एक तो राजधानी कवर करेंगे, राजधानी के बाद जो उसके साइड में जो होंगे उनको भी तो कवर करना जरूरी है, अगर उनको नहीं कवर करेंगे कोई वहाँ से हमला कर दिया तब, तो इसीलिए उसके आसपास के जो प्रांतीय केंद्र होते थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। तक्षशिला, उज्जैनी, दोनों लंबी दूरी। देखो अभी हमने तुमको क्या बताया, सरकार केवल एक आदमी चलाते हैं, उनका नाम होता है बिजनेसमैन। जैसे तुम देखोगे इस समय लगातार आता रहता है अडानी चाचा, अडानी, अंबानी, ये लोग क्या है, मोदी के बड़ा सुनते होगे, मोदी को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से देखो ये एक संभव चीज़ है, क्योंकि कभी भी कोई भी सरकार टैक्स पे चलती है और टैक्स सबसे ज़्यादा पेमेंट करते हैं वहाँ के व्यापारी वर्ग, तो व्यापारियों को सुरक्षा देनी पड़ती है। तो यही चीज़, इसीलिए मोदी जी मेक इन इंडिया इस टाइप के प्रोग्राम ले आते हैं। तो जब तुम देखोगे इस तरह से, उस देखो बेटा तुलनात्मक रूप से जब तुम पढ़ोगे ना तो कोई चीज़ भूलोगे नहीं। तो जब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य के यहाँ भी तो व्यापार करने लोग दूर दूर से आते थे। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो अफगानिस्तान से बिहार आ रहा है व्यापार करने, तो ऐसा तो है नहीं ट्रेन में बैठा प्लेन से उड़ा चला गया, वो कई दिनों सफ़र करता था। उसके बाद बहुमूल्य वस्तुएं होती थी, बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर आता था, रास्ते में उसको खाने पीने की जगह चाहिए होती थी, रुकने के लिए जगह चाहिए होती थी। ये सब चीज़ें कौन मेंटेन करता था, वहाँ का राजा करवाता था, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक व्यापार नहीं होगा, और जब तक व्यापार नहीं होगा तब तक हमें कर नहीं प्राप्त होगा, कर नहीं प्राप्त होगा तो हम राज कैसे करेंगे। राज करने के लिए आवश्यक होता है राजस्व, राज का अश्व। राज का अश्व क्या होता है, वहाँ का टैक्स होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। इसी तरह से सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी में सोने की खदान होती है। KGF मूवी देखी ही होगी, उसका सेकंड पार्ट आने वाला है, तो KGF से याद रखना कि वो जो एरिया होता है वहाँ पे सोने का पहाड़ होता है, सोना पाया जाता था कर्नाटक में। अब हम बात करते हैं, ये तुम लोग को बताया कि उस समय 2 सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग थे, एक था भूमि, एक थी नदी। दोनों मार्ग को ये लोग बखूबी यूज करते थे। जब इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र इसीलिए शिफ्ट करी थी क्योंकि वहाँ प्रॉपर तरीके से ये लोग रह सकें और राजपाट कर सकें। ये सब तुम लोग को बताया। मेगास्थनीज अपनी जो बुक लिखते हैं इंडिका, उसमें उन्होंने बताया हुआ है सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति। उप समितियाँ क्या होती थी बेटा, एक मेन समिति बनती थी, उसके अंदर ढेर सारी अलग अलग समितियाँ होती थी। इसमें अलग अलग लोगों का काम होता था, कोई खाने पीने का ध्यान रखता था, कोई नौ संचालन का मतलब होता है बेटा जो पानी में चलते हैं, जैसे नौसेना, नेवी, इसका अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। अब जब हम इसी में आगे जब पढ़ेंगे, धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्य नामक से एक विशेष अधिकारी नियुक्त करते थे। ये क्या करते थे बेटा, ये जगह जगह, जैसे आज देखोगे तुम लोग प्रवचन देते हैं, जगह जगह जाके गीता का उपदेश बताते हैं, गीता को अपने अपने धर्म को, कोई भी धर्म हो अपने अपने धर्म के बारे में बताते हैं, जैसे गुरुवाणी सिख धर्म के बारे में बताता है। तो बेटा इसी समय, उस समय के ऐसा क्या कंडीशन थी, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महामात्य नियुक्त किए जाते जो कि जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को बताते थे। अब यहाँ पे एक लाइन, अगला टॉपिक है जो तुम्हारा 3.3 में, इसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण। देखो कितना महत्वपूर्ण हम तुमको बताएं, इसकी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें देखो 2-3 चीज़ें। पहली चीज़, इसमें सभी धर्म का संभाव है, इन्होंने सभी धर्म को समान वैल्यू दी। दूसरी, ये 150 साल तक धर्म चला। तीसरी, ये इतना बड़ा फैला होने के बाद सोचो, जब तुम लोग मैप में देखो, ये मैप में एक बार देखना, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, और बिहार कहाँ है, इन्होंने पूरे एरिया में इनका ही राज था। तो इतने बड़े शासन व्यवस्था को किस तरह से उस समय चलाते थे, इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी होता है बेटा। आज सब चीज़ें आसान होती हैं, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। नवीन सिद्धांत का मतलब अभी हम जो पढ़े उत्तर भारत में पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत का मतलब बिहार हो गया, हल्का फुल्का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में। देखो दक्षिण भारत में
तमिल और आंध्र प्रदेश के और केरल के कुछ हिस्सों के बारे में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे चोल, चेर, पांड इन टाइप के सरदार थे। सरदार क्या होते थे बेटा? सरदारी एक सिस्टम होता था जिसमें उस कबीले का या उस एरिया का जो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता था वो सरदार बनता था। ये वंशानुगत भी होता था और नहीं भी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कोई सरदार है, उसका जो लड़का पैदा हो रहा है वो ताकतवर है, वो वास्तव में सरदार बनने लायक है। तुम साउथ इंडियन मूवी देखते ही होगे, उसमें देखो दिखाते हैं कि आपके बाबा इस गांव की रक्षा करे, आपके पिताजी रक्षा करे, अब आपकी बारी है। तो इसका मतलब क्या था? इंदिरा देखो, इस पिक्चर टाइप की पिक्चरें होती है उसमें दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता था? वो चली आती थी। लेकिन अगर मान लो उनका कोई जो पैदा हो रहा है या आगे का जो वंश है वो काबिल नहीं है तो उसको दूसरे को भी दे दिया जाता था। अब देखो कोई भी सरदार होगा, लोगों की रक्षा करेगा, ये सब चीजें, तो उसके फ्री में, देखो बेटा फ्री में कुछ नहीं होता। अब वो क्या करता था? राजा क्या करता था? जनता से टैक्स लेता था, कर वसूलता था, वो फिक्स होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया? भेंट कर दिया कि आप हमें भेंट दोगे। जैसे आज के समय में भाई देखो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। भेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लेकर चले जाओ, पता चला आप लाख रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए का सामान ले, नो, आपको भेंट उसी हिसाब से होनी चाहिए थी, होती थी कि जिससे कि सरदार इंप्रेस हो आपके ऊपर और आपकी रक्षा कर सके। कभी कभी क्या चीज होता था, लोग, अब देखो जो पावरफुल आदमी होता है वो क्या करता है? देखोगे जगह जगह भंडारा करेंगे। यहाँ जो बड़े बड़े नेता, जहाँ भी तुम रहते होगे वहाँ देखोगे जो नेता टाइप के लोग होते हैं वो लोग जागरण करेंगे, भंडारा करते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस कराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दिखाना चाहते हैं आई एम ए इंपॉर्टेंट पर्सन। तो बेटा यही चीज उस समय भी होता था। जो सरदार होते थे या जिसके पास सरदारी होती थी वो क्या करते थे? अनुष्ठानिक कार्य को करते थे। कभी भी कहीं पे कोई वाद विवाद हो गया उसमें वो लोग सम्मिलित होकर उसको दूर करते थे। इस टाइप से मध्यस्थता का काम करते थे। इन सब कामों में वो करते थे। इनके पास कोई अस्थायी सेना अधिकारी नहीं होता था। जरूरत पड़ने पर या इनके पास जो लोग होते थे उसी में से लोग सेना लेकर ये लोग युद्ध करते थे। लेकिन इनका एक चीज समझना, ये कर नहीं लेते थे, कर के बदले ये भेंट लेते थे। इनके पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ये सब चीजें याद रखना बेटा। अब प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में अनेक कविताएं हैं जिसमें सरदारों का विवरण दिया गया है। सरदारों का विवरण का मतलब ये सरदार थे इस प्रकार से काम करे, इस टाइप से उनका विवरण है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी से व्यापार राजस्व, देखो राजा को तो तुम समझ गए, इसी तरह सरदार होते थे वो लोग भी क्या करते थे? लंबी लंबी दूरी तक यात्राएं करते थे और यात्रा करके कर जुटाते थे और लोगों का वो करते थे। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ोगे। सातवाहन वंश क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वंश था जिसने अपने नाम के आगे मात्र नाम रखा, गौतमी पुत्र, अपने माता का नाम जोड़ा। अभी तक की पितृ प्रथा चली आ रही थी लेकिन इन्होंने मातृवंश की माता का नाम लगाया अपने नाम के आगे। अब इसी के बाद जब तुम देखोगे उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिमी किनारा, पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल होते हैं। क्या होते हैं? शक शासक शामिल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि राज्य को कम करने वाले लोग भी तो आएंगे आगे चल के। देखो बेटा अब बात करते हैं दैविक राजा। दैविक राजा नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग देखो और बताओ, देखो कैसा लग रहा है तुम्हें। मुझे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक तुम्हारे फीडबैक्स नहीं आएंगे बेटा मैं अपने आप को सुधार नहीं पाऊंगा। अच्छा है तो इनिशिएट करो, अगर कहीं कुछ मिस्टेक है तो उसको फीडबैक दो कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, तभी तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। थैंक यू बेटा।